हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन। वैसे तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है, परंतु आज की जो वीडियो बनाई जा रही है उसमें ऐसे दो टॉपिक्स लिए जाएंगे जो इस साल के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, परंतु फिर भी ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस साल नहीं, लेकिन आपको बड़ी कक्षाओं में ज़रूर ये मदद करेंगे। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं। आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है संक्षारण, यानी कि कोरोजन। संक्षारण शब्द से आप लोग परिचित ही हैं, है ना। संक्षारण का मतलब होता है धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। जैसे हम लोग हमारे सामान्य जीवन में देखें तो हम लोगों ने देखा है कि लोहा, उस पर जंग बहुत जल्दी लगती है। लोहे पे जंग लगना बहुत ही कॉमन संक्षारण का एग्जाम्पल है, उसी को आज हम डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, देखा ही हम लोगों ने, है ना। दूसरी बात, हमने चांदी को मलिन होते हुए भी देखा है। चांदी का मलिन होना, मलिन मतलब कि काला होना। इसके अलावा जो तांबा होता है, कॉपर, कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना, है ना, हरे रंग की परत का चढ़ना। ये तीन ऐसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते ही हैं। तो संक्षारण आखिर होता क्या है? संक्षारण की क्रिया में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होता है, नष्ट होता है। तो परिभाषा के रूप में हम ये कहेंगे, यदि हम संक्षारण की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा बनती है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी। यहाँ पर नमी से तात्पर्य है जल की बूंदों से, है ना। जल के अणु वायुमंडल में उपस्थित रहते ही हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी द्वारा धातु की सतह पर, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी द्वारा धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बना ली जाती है। ऑक्साइड की परत बना ली जाती है, जिससे क्या होता है? जिससे धातुओं का धीरे धीरे, जिससे धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। धातुएं धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। अतः धातुओं का, ये किताबी लैंग्वेज लिख रही हूं मैं, शनै शनै क्षय होना। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, धातुओं का शनै शनै क्षय होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, परंतु ऑक्सीजन तो प्राणवायु है ही। तो वायुमंडल की ऑक्सीजन, साथ ही वायुमंडल में नमी भी होती है। जैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो हम पंखा चालू करते हैं तो पंखे से ठंडी हवा आती है। अगर अप्रैल या मई की मौसम की बात करें तो यही पंखा शुष्क हवा देता है। तो शुष्क हवा में नमी की कमी हो जाती है, मतलब कि उसमें जल के बूंदों की कमी होती है। अभी हमें ठंडी हवा आती है, मतलब उसके अंदर वायुमंडल में, इस कमरे के अंदर आपको नमी प्रेजेंट दिखाई दे रही है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन भी होता है, नमी भी होती है। इनके द्वारा धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बना ली जाती है। हमारी जो भी धातु होती है उनके ऊपर परत सी बन जाती है, ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिसके कारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ होता है। अतः धातुओं का शनै शनै क्षय होना ही संक्षारण मतलब कोरोजन कहलाता है ना। इसको कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल कॉमन चीज हो गई, परिभाषा क्लियर हो गई, जाना पहचाना सा हमारा टॉपिक है। उदाहरण लिख देना इसके बाद कि संक्षारण का उदाहरण क्या है। जैसे लोहे पर जंग लगना, है ना, ये हो गए हमारे सभी प्रकार के उदाहरण। तो लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना,
तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। इसके अलावा भी आपको और कोई उदाहरण इससे याद आ रहे हो तो आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा जो मुख्य प्रश्न बनता है कि संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है वो पर्टिकुलर एक सेल की तरह काम करती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को डिटेल में पढ़ेंगे कि लोहे पर जंग कैसे लगती है। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक प्रश्न पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करती है, कैसे, समझाइए। तो हम यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। अब हमें यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी, लोहे पर जंग लगने की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, विद्युत रासायनिक क्रिया। ठीक है, लोहे पर जंग कैसे लगती है उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो संक्षारण के हमने 3 एग्जाम्पल लिखे कि चांदी भी काली हो जाती है, तांबे पर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है, परंतु लोहे पर जंग कैसे लगती है वो एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। अब पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जब भी हम कोई सेल पढ़ते हैं तो सेल में हमें 3 चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए, मतलब एनोड और कैथोड होना चाहिए, और एक विद्युत अपघट्य विलयन होना चाहिए। तो लोहे पर जंग लगने में भाई कौन कौन इलेक्ट्रोड्स होते हैं? तो देखिए, लोहे पर जब जंग लगने की प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें जो एनोड होता है, एनोड मतलब कि जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो एनोड का काम तो करता है आपका अशुद्ध लोहा। ठीक है, कैथोड का काम कौन करेगा? समझ ही गए होंगे, शुद्ध लोहा। कैथोड का काम करता है शुद्ध लोहा। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए? विद्युत अपघट्य विलयन, है ना। तो इस पूरे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया में विद्युत अपघट्य विलयन इसके रूप में कौन होता है? तो विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में पाया जाता है एक तो आपकी वायुमंडल की ऑक्सीजन और साथ में नमी, ये दोनों मिलकर विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करती हैं। अब ये तो तीनों मेन चीज़ें हो गई। रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के पहले हम इस चित्र को समझ लेते हैं। ये चित्र लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया का चित्र है। जैसे हम लोग नॉर्मली सेल बनाते हैं कि हमारे पास कोई पात्र होता है जिसमें कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एक कैथोड और एक एनोड का कार्य करता है। ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है जिससे कि रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। तो हम इस तरह का चित्र न बनाते हुए इस प्रकार का एक चित्र बनाते हैं। समझे इसको ध्यान से। ये है भाई आपके पास एक लोहे का टुकड़ा। ठीक है, लोहे का जो टुकड़ा होता है, आप सोचेंगे कि भाई हमें कैसे पता कि शुद्ध है या अशुद्ध है? तो जनरली क्या होता है कि हमारे घर में, आप अभी फिलहाल अपने जिस कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आसपास नज़र घुमाइए, आपको कहीं ना कहीं लोहे का कुछ मटेरियल मिल जाएगा, है ना। तो लोहे का जो भी सामान होगा, मुझे भी मिल गया है, जैसे ये लोहे का की रॉड है ना, जिस पे पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये आपको कलर दिखाई दे रहा है, काफ़ी इसकी पॉलिथीन भी नहीं निकली है, ये रूल है, और ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझ लीजिए कि कोई लोहे का एक टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े का जो अशुद्ध भाग होता है, अशुद्ध भाग किसको बोलेंगे? वह भाग जिस पर पहले से ही जंग लगी है। जैसे मेरे पास ये जो लोहे का ये जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर से तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये जहाँ से टूटा फूटा होता है ना, जैसे कि आप चाहें तो मेरी वीडियो को जूम करके देखना, ये इस पोर्शन से थोड़ा सा टूटा हुआ है, और इसके अंदर की तरफ, यदि वीडियो में दिखाई दे रहा हो तो इसके अंदर की तरफ जंग लगी हुई है। ठीक है ना, ये यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी सारी अंदर की तरफ जंग लगी हुई है, और यहाँ पर जहाँ से ये थोड़ा सा क्रैक है, टूटा हुआ है, उस स्थान पर भी जंग लगी हुई है। जंग जो होती है वो ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होता है। आप अपने घर में ढूंढ लीजिए, आपको बहुत इजीली लोहे की कोई चीज़ और उस पर लगी हुई जंग दिख जाएगी। तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में ये एक लोहा है, ठीक है, और इस लोहे पर ये लिखा है एनोड। एनोड का मतलब कौन सा भाग है? ये लोहे का, ये लोहे का अशुद्ध भाग है। लोहे का अशुद्ध भाग एनोड का कार्य करता है, और एनोड पर सदैव कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, और लोहे का वह भाग जिस पर कोई जंग नहीं लगी, वो बिल्कुल प्योर है, उस भाग को हम कहेंगे कि ये लोहे का शुद्ध भाग है, जो कि कैथोड का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि कैथोड जो होता है उस पर कौन सी क्रिया होती है?
अपचयन की क्रिया होती है, मतलब एक और ऑक्सीकरण होगा, एक तरफ अपचयन होगा। तो यहाँ देखिए ये अशुद्ध भाग है जो कि एनोड का कार्य करता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फेरस आयन 2+ चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन Fe के द्वारा। मैं अभी समीकरण पूरा समझा के आपको लिखवाऊंगी। तो लोहे के अणुओं द्वारा, लोहा जो तत्व है उसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। और ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लो, है ना, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। कैथोड वाला जो भाग है वो शुद्ध लोहे का भाग है। अब आप सोचेंगे कि इसमें विद्युत अपघट्य विलयन कहाँ है, ऑक्सीजन और नमी कहाँ है? तो ये जो पूरा आपको गोल बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा हिस्सा लिखा है एयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी आ जाएगी। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, ये लिखा है वाटर फिल्म यानी कि जल की बूंद, है ना। वाटर फिल्म को हम लिख सकते हैं जल की बूंद, यानी कि हमारे वातावरण में पानी की बूंदें तो प्रेजेंट होती ही हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जल की बूंद और ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पर विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करते हैं। तो जब एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे H2 और O2 लिखा हुआ है जो कि विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 मतलब कि ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पर सर्वाधिक है। और फिर जैसे जैसे आगे की तरफ ये जाते हैं तो डिजॉल्व, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी, और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये रस्ट यानी कि जंग लग चुकी है। और जैसे ही जंग लग जाती है तो ये जो दिख रहा है आपको, ऐसा हल्का सा एक धब्बा सा बना हुआ दिखाई देता है। आगे की ये सारी समीकरण तब समझ में आएगी जब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे। तो चलिए हम विद्युत रासायनिक क्रिया को प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है कि आप परिभाषा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके अलावा लोहे पर जंग लगने की जो विद्युत रासायनिक क्रिया होती है उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो लोहे पर लगने की जो विद्युत रासायनिक क्रिया है उसमें शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है जिस पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। उल्टा बोल दिया, अशुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। शुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है जिस पर अपचयन की क्रिया होती है। साथ ही विद्युत अपघट्य विलयन का काम कौन करते हैं? वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी क्रिया कैसे होती है। हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। सर्वप्रथम क्या होता है, एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, है ना। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया में कि सबसे पहले एनोड पर होने वाली रासायनिक क्रिया जो आपका अशुद्ध लोहा है Fe, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा? जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर उतने प्लस चार्ज। तो इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं तो ये फेरस आयन में बदल जाता है ना। इसको बोलते हैं हम फेरस आयन। तो एनोड पर कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्रिया हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और एनोड द्वारा त्यागे गए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड के पास जाते हैं। ये देखो ये लिखा है Fe2+ चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड की तरफ। कैथोड पर आपको दिखाई दे रहा है जो लोहे का शुद्ध भाग है वो कैथोड का कार्य करता है, और हमको कैथोड पर पानी और ऑक्सीजन दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए क्या क्रिया होती है। कैथोड पर जो H2O होता है यानी कि नमी, और जो आपकी वायुमंडल की ऑक्सीजन है ना, ये दोनों, इसको 1/2 लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन को कभी भी O नहीं लिख सकते। परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, इसको 1/2 लिखते हैं। और 1/2 लिखने का तात्पर्य है कि 2 से 2 कट गया, मतलब ये सिंगल O बचा, ठीक है। तो वायुमंडल का ये ऑक्सीजन और वायुमंडल की नमी इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके देखो O कितनी बार है? 2 बार। 2 बार कैसे? ये 2 कट गया है और ये 2 कट गया है, तो एक ऑक्सीजन ही है, एक ऑक्सीजन ही है ना। और H कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल बन गया। अब इस 2OH ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज लग जाता है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। आई बात समझ में? O 2 बार है, H 2 बार है, और इन दोनों ने हाइड्रोक्सिल आयन बनाया, और इन हाइड्रोक्सिल आयनों ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इनके ऊपर माइनस चार्ज आया। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड जो होता है
वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। एनोड पर फेरस आयन बन गए और कैथोड पर हाइड्रोक्सिल आयन बन चुके हैं, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। अब क्या होगा कि जब एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन हो गया, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन ये देखिए ये बन चुका है। अब क्या होगा कि फेरस आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में क्रिया करेंगे, है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं कि जो एनोड पर बना Fe2+ आयन है और जो कैथोड पर बना हाइड्रोक्सिल आयन है, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, और ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे 2+ चार्जेस है, ये 2 बार है, मतलब एक पे 1 बार माइनस चार्ज है, तो जो आयन्स है वो हो गए, एडजस्ट हो गया इनका, और इसका नाम बन जाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, ये जो जल की बूंद और ऑक्सीजन यहाँ पे घुल चुका है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड और नमी और जल की बूंद से क्रिया करेगा, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो अब ये आपका फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस ये और क्रिया करेगा, एक बार और जल से और एक बार और ऑक्सीजन से, O2 से। इसको फिर से हमने 1/2 लिखा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, जब ये फेरस हाइड्रोक्साइड पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जंग का निर्माण करता है, और लोहे पर लगी जंग का सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। X का मतलब जल के अनगिनत अणु बनते हैं, यही जंग या रस्ट है। ठीक है, अब ये समीकरण कैसे कंप्लीट हुआ समझते हैं हम। 1 मिनट के लिए इस H2O को निग्लेक्ट करते हैं, मतलब H2O के X अणु है ना, तो बहुत सारे अणु हैं, तो 2 मिनट के लिए समझ लो कि इस H2O को भी हमने हटा दिया। चलो हटा के ही बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमने H2O को हटा दिया, अब इनकी आपस की क्रिया समझते हैं। ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है वहाँ पे Fe2, इसका मतलब ये तो Fe एक ही बार है, यहाँ पे 2 लगा दें। Fe तो 2 बार हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या होता है, मैं इसको एकदम क्लियर करके समझाती हूँ। FeOH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस मतलब OH 2 बार, और एक बार और है FeOH का होल ट्वाइस, है ना, और प्लस 1 2 से 2 कट गया तो O अकेला है। अब अपन समझते हैं इसको, है ना। Fe2, तो देखो Fe2, O3 1 2 3, Fe2O3 यहाँ तक समझ में आ गया। .XH2O मतलब जल के बहुत सारे अणु। अभी जल के कितने अणु बन रहे हैं देखना, 1 2 3, जल का एक अणु H2O, और H2O तो जल के कितने अणु दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, 2 जल के अणु तो ये, और तीसरा यहाँ पर भी तो था, मैंने कहा था ना इसको 2 मिनट के लिए निग्लेक्ट करते हैं, तो 3 जल के अणु तो एक ही बार में बन गए। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे संख्या बढ़ाते जाएं, 2 3 4 5 कंटिन्यू बढ़ाते जाएं, तो जल के बहुत सारे अणु निकलते हैं। अभी फिलहाल तो 3 अणु निकल रहे हैं, पर हम पर्टिकुलर 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनगिनत हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं जंग को जल योजित आयरन ऑक्साइड, है ना। तो जो लोहे पर लगी हुई जंग होती है वो हल्के भूरे कलर की होती है, थोड़ा सा लालिमा लिए हुए होती है। हमारा जो मंगल ग्रह है वो लाल इसलिए क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो ये पूरी रिएक्शन आपको मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम चित्र की तरफ चलते हैं। तो चित्र को समझने के लिए देखिए, ये लोहे का टुकड़ा है, जिस भाग पर थोड़ी बहुत जंग लगी है वो अशुद्ध भाग कहलाता है, जो एनोड का कार्य करता है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं, एनोड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं। कैथोड लोहे का शुद्ध भाग होता है जिसपे कोई जंग वाला भाग नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इस स्थान पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि पानी और जल की ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ ज़्यादा होती है। तो कैथोड पर जल और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करते हैं और एनोड से आए हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके हाइड्रोक्सिल आयन में बदल जाते हैं। यहाँ पर क्या क्रिया होती है कि Fe2+ है ना, और ये आपका OH- ये आपस में क्रिया करके बना लेते हैं
FeOH का होल ट्वाइस, और ये FeOH का होल ट्वाइस डिसॉल्व ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड या रस्ट। और ये लोहे पर लगी हुई जो जंग होती है वो इस तरह से, जैसे यहाँ धब्बा बना हुआ है, इस तरीके से क्रिया चलती जाती है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ एयर और यहाँ लिखा हुआ है वाटर फिल्म। तो मुझे लगता है ये पूरा आंसर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। यही थी लोहे पर जंग लगने की पूरी क्रियाविधि। अब आपकी किताब में क्या प्रश्न पूछा गया है? किताब में पूछते हैं कि समझाइए कि कैसे लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल माना जाता है। आप समझाइए कि लोहे पर जंग लगने के कारण इसको विद्युत रासायनिक सेल माना गया है। तो हम यहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे? तो हम बताएंगे कि जिस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल में 3 चीजें प्रमुख होती हैं, एनोड, कैथोड और तीसरा क्या? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि विद्युत अपघट्य विलयन। तो ठीक उसी प्रकार लोहे पर जब जंग लगती है तो उसमें शुद्ध लोहा कैथोड, अशुद्ध लोहा एनोड और जो जल और ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का कार्य करते हैं। और ये ठीक वैसे ही क्रिया होती है जैसे किसी अन्य सेल में ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया भी बिल्कुल उनसे मैच करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को ज़रूर कॉपी में लिखना, इस साल के लिए नहीं तो नेक्स्ट ईयर हमको ये काम में आएगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। कभी मान लो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए ये प्रश्न, तो हमें ये इजी होने के कारण हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अब एक संक्षारण का टॉपिक क्योंकि छिड़ा है तो संक्षारण से संबंधित एक प्रश्न और हम पढ़ लेते हैं कि संक्षारण से बचने के उपाय लिखिए। संक्षारण से बचने के उपाय लिखिए, है ना। देखिए, संक्षारण को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जनरल बात है, सबसे पहले हम संक्षारण को रोकने के लिए उसके ऊपर पेंट लगा देंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं पेंट द्वारा। अब आप इसके अंतर्गत डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे ये मेरे पास में लोहे की रॉड है ना, और इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ पेंट नहीं किया है। अंदर की तरफ पेंट नहीं किया इसलिए इसमें अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई है, परंतु बाहर का जो पोर्शन एकदम क्लियर और बिना जंग लगा हुआ है। तो पेंट लगा देने से क्या हो जाता है कि लोहे की सतह पर जब मोटा पेंट लगाते हैं तो लोहा वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन से दूर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है ना, और ये वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी है। अब बीच में हमने पेंट लगा दिया तो क्या होगा? ऑक्सीजन और नमी डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आती है, जिससे कि लोहा जंग लगने से बच जाता है। दूसरी बात आती है तेल या ग्रीस लगाने से, है ना। तेल या ग्रीस लगा देंगे तो क्या होगा? सेम चीज़ होगी कि लोहे पर यदि हम तेल की मालिश कर दें, कोई दूसरा ग्रीस ऑयल लगा दें, तो भी वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन दोनों लोहे के डायरेक्टली संपर्क में नहीं आएगी, जिससे भी वो जंग लगने से बच जाएगा। तीसरी बात आती है विद्युत लेपन, है ना। विद्युत लेपन की क्रिया आप लोगों ने 10th कक्षा में पढ़ी है कि इसमें क्या करते हैं कि एक कोई विद्युत अपघट्य विलयन ले लेते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे का फूलदान है, याद आया कि लोहे के फूलदान पर तांबे की कलाई किस प्रकार की जाती है। ये सुंदर सा लोहे का मान लीजिए फूलदान है, ठीक है, और इस लोहे के फूलदान के ऊपर जंग लगी हुई है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जिस भी धातु का आपको लोहे पर कलाई करनी होती है, विद्युत लेपन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए तांबा है ना, और ये लोहा है, तो इनका इलेक्ट्रोड जो होता है इसका आपस में संपर्क करवा देते हैं, जिससे कि तांबा एनोड जो होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड की तरफ लोहे को रखना होता है। तो यहाँ पर आकर कॉपर आयन इसके आसपास चिपक जाते हैं और लोहे के आसपास तांबे की कलाई हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन। अगली बात आती है जस्ता चढ़ाना। लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है। अब जस्ते को दो तरह से चढ़ाते हैं, एक होता है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, है ना, और एक होता है शेरार्डीकरण। गैल्वेनीकरण और शेरार्डीकरण ये क्या चीज़ें? तो गैल्वेनीकरण और शेरार्डीकरण दोनों ही प्रक्रियाओं में लोहे पर जस्ता चढ़ाते हैं। कैसे? पहली वाली प्रक्रिया में क्या करते हैं कि लोहे पर
जिंक धातु को पिघला के टपका दिया जाता है। मान लीजिए लोहा है ये, है ना, और मेरे पास पिघला हुआ जस्ता है, तो या तो पिघले हुए जस्ते के टैंक में इस लोहे को डुबो देंगे और फिर निकाल देंगे, तो उसके ऊपर जस्ते का लेप लग जाएगा। इसको तो बोलते हैं गैल्वेनीकरण। शेराडीकरण में क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं और उसके ऊपर जिंक का पाउडर बुरकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लोहे की रॉड को गर्म कर लिया और उसके ऊपर जिंक के पाउडर को ऐसे ऐसे करके टपकाया जाता है, जिससे कि पिघले हुए ये गरम गरम लोहे पर जब जिंक धातु का पाउडर गिरता है तो वो पिघलकर फैल जाता है और इसके चारों तरफ जस्ता चढ़ जाता है। तो जस्ता जो होता है वो लोहे को संक्षारण से बचाता है। जस्ता चढ़ा हुआ जो लोहा होता है वो आजकल मार्केट में GI के नाम से बिकता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, है ना, GI पाइप, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, है ना। GI पाइप यानी कि जस्ता चढ़ा हुआ लोहा, उसके पाइप्स होते हैं, है ना। जैसे आपके पास कोई भी इस तरह की कोई चीज़ आए तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जैसे सुप्रीम कर्टन पाइप्स लिखे हैं, कर्टन यानी कि पर्दे के लिए ये रॉड है, तो ये भी गैल्वेनाइज्ड आयरन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर जस्ता पहले से ही चढ़ा है ताकि जंग ना लगे। तो ये कुछ संक्षारण से बचने के उपाय थे। अच्छा, इसी में जस्ता चढ़ाना में आता है एक और लास्ट पॉइंट, बलिदानी रक्षण। बलिदानी रक्षण वाला पॉइंट भी इस गैल्वेनाइजेशन से ही संबंधित है। देखो ये है लोहा और लोहे पर क्या चढ़ गया भाई, जस्ता चढ़ गया, है ना, जिंक की परत चढ़ गई। अब वायुमंडल के डायरेक्टली संपर्क में कौन है, जिंक, तो अगर संक्षारण होगा तो किसका होगा, जस्ते का होगा। तो जस्ते ने अपना बलिदान दिया लोहे को बचाने के लिए, इसलिए इसको हम कहते हैं बलिदानी संक्षारण या उत्सर्ग रक्षण। तो ये एक प्रकार से पूरा आपका टॉपिक संक्षारण का कंप्लीट हुआ। संक्षारण के बाद अगला हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन के नियम। माइकल फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे सेलों का अध्ययन किया था, विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं उनका अध्ययन किया, और उन्होंने ये देखा कि जब सेल में रासायनिक क्रिया होती है तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, उन पर कुछ पदार्थ मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करने के लिए उन्होंने कुछ नियम दिए, जिसको उन्होंने विद्युत अपघटन के नियम कहा। माइकल फैराडे ने सन 1833 में अपने 2 नियम प्रस्तुत किए, जिसे प्रथम और द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। क्या मतलब इसका, उनका ये कहना था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई सेल है और इस सेल के अंदर कोई विद्युत अपघट्य विलयन है ना, और इस सेल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करेंगे, जिसमें एक कैथोड और एक एनोड का कार्य करता है ना, और जब इनका आपस में संपर्क करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड पर तो धनायन ना, उल्टा आवेश जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, जो पॉजिटिव वाला है उस पर नेगेटिव वाला आके एकत्रित होता है, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव एकत्रित होते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा को W से प्रदर्शित किया गया है। मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के लिए वैसे हम लोग जनरली I का यूज करते हैं, पर यहाँ पे विद्युत धारा को आवेश में बताया गया है, तो पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जहाँ W क्या चीज है, पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, और Q क्या है, आवेश में विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा को इस बार इन्होंने आवेश में बताया गया है। तो फिर से सुनिए कि किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड्स हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W उस सेल में बहने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q। क्लियर, यहाँ तक समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा Z इंटू Q। Z क्या है, इसको बोलते हैं फैराडे नियतांक, और यहाँ साइड में हम बताते हैं कि जो Q है आवेश, उसका मान होता है I इंटू T, मतलब कि विद्युत धारा एम्पियर में गुणित समय। तो मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर Z इंटू I T। यह है आपका
फैराडे का प्रथम नियम, है ना, कि किसी सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो बहने वाली विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, या पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसको हम क्लियर कर देते हैं कि भैया Z क्या है, Z है फैराडे नियतांक, इसको स्थिरांक या नियतांक दोनों बोल सकते हैं, है ना। और क्या चीज़ है, I क्या है, विद्युत धारा एम्पियर में विद्युत धारा, और T क्या चीज़ है भैया, T है समय, किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो ये तो हुआ फैराडे का प्रथम नियम। अब बात करते हैं हम फैराडे के द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम ये कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में, पहले फर्स्ट शब्द पे ही ध्यान देते हैं। इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे सेल हैं, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए हमारे पास अनगिनत सेल हैं, और प्रत्येक सेल में अब क्योंकि सेल शब्द का यूज़ किया है तो सेल में 3 चीज़ें तो चाहिए ही, क्या क्या, विद्युत अपघट्य विलयन चाहिए, सभी सेलों में इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड, ये इसका एनोड, ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड, है ना। और ये आपस में श्रेणी क्रम द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहीं से तो प्रश्न हमारा जो उत्तर है वो शुरू होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में जब समान मात्रा की विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, एक जैसी विद्युत धारा सभी सेलों में प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। जैसे इस इलेक्ट्रोड पर इसका विद्युत अपघट्य विलयन का पदार्थ एकत्रित होगा, तो मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य विलयनों में जब एक जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं वो उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे कॉपर की छड़ है तो कॉपर एकत्रित होगा, कॉपर का भार बटे कॉपर की मात्रा बटे उसका तुल्यांकी भार, तो W इज प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है, ये इसका नियम है। अब इसको हम आगे हल करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर समझ लीजिए K इंटू E या Z लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैराडे कांस्टेंट पे लिख सकते हैं। इस E को इधर लाएंगे तो W बटे E बराबर K। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक नहीं 2 सेल है ना, तो पहले सेल के लिए मान क्या आ जाएगा, W1 बटे E1 बराबर समझ लो Z है, दूसरा है W2 बटे E2 बराबर Z, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि, इसको मैं ऊपर लिख के बता देती हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2। W1 क्या है, एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, और E1 क्या है, उसी पदार्थ का तुल्यांकी भार। W2 क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोड उसकी मुक्त हुई मात्रा, और E2 क्या है, उस मुक्त हुए पदार्थ का तुल्यांकी भार। अगर आपको ये W1 है, ये W2, ये W3, ये W4, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स एक तांबे का है, मतलब एक विलयन हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का, है ना, एक में कॉपर सल्फेट का विलयन है, एक में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। तो कॉपर सल्फेट में धातु कौन है, कॉपर धातु, और यहाँ पे धातु कौन है, सिल्वर धातु। तो सूत्र में मान रखेंगे तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, W1 मतलब कि कॉपर की मात्रा बटे कॉपर का तुल्यांकी भार, है ना। इसी प्रकार W2 के रूप में Ag है, तो यहाँ हम लिखेंगे Ag की मुक्त हुई मात्रा बटे Ag का तुल्यांकी भार, है ना। तो ये है फैराडे का दूसरा नियम। दोनों ही नियम बहुत सरल है, एक बार फिर से देखते हैं। प्रथम नियम, माइकल फैराडे ने सन 1833 में बहुत सारे विद्युत अपघटनी सेलों का अध्ययन किया, और उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर कुछ न कुछ मात्रा मुक्त होती है। उसके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम ये कहता है कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो
इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होती है वो विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू Q, इसको हमने इस तरह से हल किया। इसी प्रकार से दूसरा नियम ये कहता है कि अगर श्रेणी क्रम में बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ दिया जाए और सब में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है वो उनके ही तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो W इज प्रोपोर्शनल टू E, समानुपाती का चिन्ह हटाते कोई भी कांस्टेंट रख लो, है ना। तो W बराबर Z इंटू E को इधर लाए तो W बटे E बराबर K। अगर एक विद्युत अपघटनी सेल है तो W1 बटे E1, दूसरा है तो W2 बटे E2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2। और एक उदाहरण भी दे दिया कि मान लो हमारे पास में दो विद्युत अपघट्य विलयन है, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, तो इनके जो मुक्त होने की बारी आएगी तो कॉपर की मुक्त हुई मात्रा बटे कॉपर का तुल्यांकी भार और चांदी की मुक्त हुई मात्रा बटे चांदी का तुल्यांकी भार। तो ये थे फैराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम। अब ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।